नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ से आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। एनडीएमए की टीम ने डीएम के साथ बैठक की है। आज जोशीमठ पहुंचेगी एनडीएमए की टीम। जोशीमठ पहुंचकर सर्वेक्षण यहां पर किया जाएगा। लोगों के विस्थापन का काम और किस तरह से हालात अभी बने हुए हैं पूरे इलाके में, उसको लेकर एनडीएमए की टीम सर्वेक्षण करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश राणा जी, जिस तरह से जोशीमठ में इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, चारों तरफ डर का माहौल है, लोगों में आक्रोश भी साथ साथ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच शासन प्रशासन की भी पूरी तरह से निगाहें बनी हुई हैं। आज का दिन किस तरह से महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल आज का दिन जोशीमठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन जोशीमठ से जो मकान चिन्हित किए गए हैं उनको तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। अभी सबसे पहले 2 होटल को तोड़ने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन थोड़ा सा इसको टाला गया है, क्योंकि आईआईटी रुड़की से और कुछ और केंद्रीय टीम से कुछ लोग आने हैं, उसके बाद इसको शुरू किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो इन घरों में लोग रह रहे हैं उनको शिफ्ट करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और तकरीबन 100 के आसपास परिवारों को शिफ्ट किया गया है अब तक। दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये और है, सबसे बड़ा जो संकट सरकार के सामने है ये है कि ये तकरीबन जो 600 से ज्यादा घर है अब तक जो आ चुके हैं, और ये 600 घर केवल 600 घर तक ही सीमित रहने की गुंजाइश दिख नहीं रही है, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। अगर एक दिन में देखें तो 80 के आसपास घर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कल की ही बात करें, पिछले 24 घंटे की बात करें, तो 70 घर से ज्यादा ऐसे हैं जिनमें क्रैक्स बढ़ चुके हैं। यानी कि हर दिन ये घरों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन लोगों को कहां शिफ्ट किए गए। इसके लिए 2-3 जगह पीपल कोटी, गोचर और यहीं पर उद्यान विभाग की जो जगह है, जमीन है, उसको लेकर भी चिन्हित की गई है, लेकिन उसकी जमीन की टेस्टिंग सबसे पहले की जा रही है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द 1-2 दिन में ही इस जमीन की टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद इनको यहाँ पर बसाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये इतना बहुत जल्दी से, बहुत तुरंत गति से काम होने वाला इसलिए नहीं है, क्योंकि वहां पे निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना, इन सब चीजों पे देखा जा रहा है कि किस तरह से जल्दी इस मामले को, जो परिवार है जो चिंता में आ गए हैं, उनको कैसे सही और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आज से उन भवनों को हटाए जाने का काम शुरू हो जाएगा जो चिन्हित किए गए हैं, जिन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। और इसमें भी इसको ये भी बहुत धीमी गति से होने वाला काम होगा, क्योंकि ये मजदूरों के जरिए किया जाएगा। इसमें कोई भी तकनीक या फिर ब्लास्ट या इस तरह का कोई उपयोग नहीं किया गया। जो सुबह हमारी जिलाधिकारी से बात हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि इसको मजदूरों के जरिए और दूसरे तरीके से किया जाएगा। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं जो आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्राचीन पीठ है उसी के प्रांगण में हूं, और हमारे साथ मैं यहाँ पर आपको इस प्राचीन गद्दी का जो प्रांगण है, इसके भी कई कमरों में गंभीर किस्म के क्रैक्स आए हैं। और इसके एक तरफ का हिस्सा जो कमरे है और कुछ जो बाहर का बरामदा है, उसमें झुकाव भी साफ साफ एक तरफ देखा जा सकता है। उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे अभी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ जो प्राचीन गद्दी है, इस गद्दी के परिचालक स्वामी रामानंद सरस्वती जी हमारे साथ है। पहले उनसे जानते हैं। स्वामी जी, आप 23 साल से ये जो प्राचीन गद्दी है, इसके परिचालन का काम देख रहे हैं, इसके सारा काम देख रहे हैं। तो अगर आप अभी तक देखे 23 साल में, आप ये जो आपदा है, आपको इसको किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि 1776 के आसपास में यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, और उसमें अगर देखें तो केवल यहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर, बाबा बद्रीनाथ की जो गद्दी है वो, और जो जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, वो जो वट वृक्ष है वो ही केवल बचा था। पूरा शहर ये ध्वस्त हो गया था। और उसके बाद 165 साल ये जो गद्दी है, प्राचीन गद्दी है, ये खाली रही थी। उसके 1940 में इसका फिर से निर्माण किया गया। और 23 साल से यहाँ की जो व्यवस्था है, स्वामी जी देख रहे हैं।
तो स्वामी जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस संकट को? ये तो बहुत भारी है देवता, जिसको कहा नहीं जा सकता। इतने आपदा हो गया है, इतने आपदा हो गया है कि दिनों दिन आप बतला रहे हैं वैसे ही हर घंटा में, हर मिनट में, सब जगह हम कहीं क्रेक कम देखे, कहीं ज़्यादा दिखे, दूसरे दिन जाओ तो फिर 10 घर में फिर बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, जिसको कह नहीं सकते, ना आंकड़ा लगा सकते। इसमें एक बहुत बात स्वामी जी आती है, अगर हम देखें पिछले 47 साल से 47 साल में जोशीमठ को लेकर 5 रिपोर्ट सरकारों को दी गई है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताती है कि जो जोशीमठ है वो बड़ी पहाड़ी के भूस्खलन के बाद उसके मलबे पे बसा हुआ है। तो इसमें जो 5 रिपोर्ट है, 5 रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं, 5 रिपोर्ट में ये अलग अलग तरीके से है। जोशीमठ के नीचे जो बहाव है पानी का बहुत तेज, उसको लेकर भी है। यहाँ पे एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी है, उसमें भी चिंता जताई गई है। जो बाईपास बन रहा है उसको लेकर भी चिंता जताई गई है। और ये 2022 तक रिपोर्ट है, 1976 से लेकर 2022 तक। और इन रिपोर्ट में यहाँ पर इस शहर की बसावट को लेकर भी कि यहाँ जितने लोग रहने चाहिए उससे ज्यादा लोग रहने लगे हैं, और यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर भी है। तो स्वामी जी, अगर देख सीवर व्यवस्था को लेकर भी है, तो अगर देखें तो 5 रिपोर्ट में ये मानवीय भूल को सीधे सीधे दिखाती हुई 5 रिपोर्टों में कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से ये संकेत दिए गए हैं। सीधे सीधे रिसर्च पे बताया गया है कि जोशीमठ को लेकर इस तरह की चिंताएं है। ये 41 साल से 40 साल से 47 साल से बताया जा रहा है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये मानवीय भूल का एक बड़ा परिणाम सामने आता हुआ दिख रहा है, या फिर प्राकृतिक तौर पर कुछ चिंताएं बनती हुई दिख रही है? नहीं, प्राकृतिक है। बाकी वो जल की जो धारा है, ये दोनों में ज़्यादा शंका है। एक तो आपके यहाँ से बन रहे हैं तपोवन से, और दूसरा वो जो खुदाई हो रहा है बाईपास, ये सबसे खतरा है दोनों। ये रोक दिया जाए तो इतना अभी कोई खतरा नहीं है। यहाँ 2 जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, एक एनटीपीसी का जेपी का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कोई बांध बनाकर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट लंबी सुरंगें बनाकर उससे धौली गंगा और अलकनंदा के पानी को फोर्स से लाकर टरबाइन चलाकर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है। और दूसरा प्रोजेक्ट भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए एक बाईपास बनाया जा रहा है, और वो बाईपास इस शहर की तलहटी से होके जाएगा। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर ये बार बार बात आती है। हालांकि इसके कोई साइंटिफिक अभी वजह सामने नहीं आई है, साइंटिफिक कोई फैक्ट सामने नहीं आया है कि जोशीमठ में जो संकट आया है वो इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट की वजह से आया है, या फिर यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की वजह से आया है। अभी सरकार ने लंबे समय तक इस पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं, केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार हो। लेकिन अभी जो सैंपल लिए गए हैं, पानी का सैंपल लिया गया है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर अगर देखेंगे तो वहां हर घंटे के हिसाब से हजारों लीटर पानी निकल रहा है। वो एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है उसी के पास में है। तो अभी हमारी स्वामी जी से बात हो रही थी, तो इनका कहना था कि जो जोशीमठ है इसके नीचे जो प्रवाह है पानी का, और वो प्रवाह धीरे धीरे इसको एक गति दे रहा है, वो चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि पानी नीचे से खाली होता जा रहा है। तो खाली होगा तो फिर जमीन बैठेगा तो घर में क्रेक आएगा, और पानी ही कारण है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स है इनको लेकर मठ किस तरीके से सोचता है? जो ये प्राचीन गद्दी है इससे जुड़े हुए जो प्रबंध के लोग हैं, प्रबंधक लोग हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं? यही सोचते हैं कि ही कारण है, पानी की ही बहाव है। चारों तरफ से पानी पहले कम था, अब ज्यादा धारा में जब गया तो मिट्टी को घोल के ले गया, और मिट्टी को घोल के ले जाएगा तो जमीन बैठेगा। अब जब जमीन बैठ गया तो घर क्रेक होगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। एक बड़ा ये भी है कि जो यहाँ पर प्राचीन गद्दी के प्रांगण में और यहाँ के कमरों में ही बड़े बड़े क्रैक्स हमने देखे हैं, तो इनकी कोई सर्वेक्षण के लिए या पड़ताल के लिए जिला प्रशासन का या कोई और टीम यहाँ पहुंची अभी तक? नहीं पहुँचे, परसों आए थे वहाँ से, गोपेश्वर से 2 जने आए थे, वो वकील हैं कर्णप्रयाग वाले, और एक नगर पालिका वाले आए थे, वो लिख के गए हैं, नाप के लेके गए हैं। यहाँ पर सर्वेक्षण का काम प्राचीन गद्दी के प्रांगण में हो चुका है, और इस आगे क्या रहेगा ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात साफ साफ है कि ये जो जोशीमठ को लेकर संकट आया है, ये जो लंबे समय से रिपोर्ट आती रही है, लंबे समय से चेतावनी देती रही तमाम जांच कमेटियां, समितियां,
की बिल्कुल, रिपोर्ट को योगेश राणा जी कह नजरअंदाज सकते करने हैं कि का कहीं ना भी कहीं एक जो मानवीय भूल है, मानवीय गलतियां हैं, जो लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती गई है पूर्व के वर्षों में, उसका ही नतीजा परिणाम आज जोशीमठ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। और इस तरह से उठाना पड़ रहा है कि उनका पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, घर गिरने को हैं, घर गिराए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी वहां से साझा करने के लिए, और क्या स्थिति अभी बनी हुई जोशीमठ में वो भी हमारे तक पहुंचाने के लिए। ये 2 होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर। जो हमने ऐसे अनसेफ जोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं, उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेज में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काय को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। रात को लगभग 9 बजे के आसपास है वो जो एटीसी है उसके द्वारा जिला जो कंट्रोल रूम है उसको कॉल मिला। उसी के आधार पर जामनगर की जो जिला पुलिस है उसकी सभी जो क्यूआरटी टीम है, बम डिस्पोजल टीम है, सभी के द्वारा यहाँ पर है वो पहुँच गई टीम, और पहुँचने के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। विमान के अंदर 236 है वो यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे। तो सभी को उतारने के बाद में सभी की चेकिंग और फ्रिस्किंग है वो की गई, और उसके बाद में एनएसजी की टीम भी है यहाँ पर पहुँची।